नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक आरोप भाग 2 के पाठ नमक को आसान शब्दों में समझेंगे। इस कहानी की लेखिका रजिया सज्जाद जहीर जी हैं। इस कहानी में उन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित पुनर्वासित व्यक्तियों की भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र सफिया है। पाठ के आरंभ में सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर में कीर्तन में जाती है, जहां उसे एक सिख बीवी को देखकर अपनी माँ का स्मरण हो आता है। यह सिख बीवी उसे अपनी माँ की हमशक्ल दिखती है। उनका पहनावा, उनका व्यक्तित्व सफिया को अपनी माँ के समान लगता है। उन्हें देखकर सफिया हैरान हो जाती है। उन्हें देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है और सफिया के इस प्रेम की दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीवी भी उसके विषय में जानना चाहती हैं और सफिया को अपनी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देखकर वो अपने घर की बहू से उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं। घर की बहू ने बताती है कि सफिया मुसलमान है और जिसके भाई लाहौर में रहते हैं और कल वह उनसे मिलने के लिए लाहौर जा रही है। लाहौर का नाम सुनकर ही सिख बीवी प्रसन्न हो जाती हैं और वो सफिया को बताती हैं कि उनका वतन भी लाहौर है और उसे वहाँ के व्यक्ति, वहाँ का खाना पहनना, सैर सपाटे और जिंदा दिली आज भी याद है। लाहौर को याद करके सिख बीवी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह सफिया से आग्रह करती है कि वह जब लाहौर जाए तो वहां से उसके लिए लाहौरी नमक की सौगात लेकर आए। अगले दिन सफिया लाहौर चली जाती है और वहां 15 दिन अपने भाई रिश्तेदारों के पास रहती है। लाहौर में 15 दिन किस तरह से बीत गए सफिया को इसका एहसास ही नहीं होता। उसकी इतनी खातिरदारी होती है, उसे इतना प्यार मिलता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कैसे 15 दिन बीत गए। उसे मित्रों, शुभचिंतकों और संबंधियों से ढेर सारे उपहार मिलते हैं और सफिया अपनी माँ के लिए, उन सिख बीवी जो कि उसकी मुंह बोली माँ है, उनके लिए वहां से एक सेर लाहौरी नमक खरीद लेती है। सफिया नमक खरीद तो लेती है, लेकिन अब उसके मन में ये विचार आता है कि मैं इस नमक को भारत में किस प्रकार से लेकर जाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है। अब सफिया का भाई पुलिस में अफसर है। सफिया उससे पूछती है कि इस सौगात को मैं किस तरह से लेकर जाऊं। सफिया के पूछने पर भाई को पहले हैरानी होती है कि ये नमक क्यों ले जाना चाहती है और वो फिर उसे समझाता है कि नमक ले जाना गैर कानूनी है और कस्टम वाले जब आपके सामान की तलाशी लेंगे तो ये नमक पकड़ा जाएगा। और साथ ही साथ उन पर व्यंग करता है, आप नमक ही क्यों ले जाना चाहती हैं? बंटवारे में आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। आप लोगों के हिस्से से यहाँ अर्थ है कि भारत पाक विभाजन में चीजों का भी बंटवारा हुआ, उसमें आपके हिस्से में हमसे ज्यादा नमक आया है। इस बात को सुनकर सफिया को गुस्सा हो जाता है। वह झुंझला जाती है और उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर हिस्से की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो मेरी माँ ने मंगवाया है, इसलिए मुझे यहाँ से नमक लेकर जाना है। भाई को समझ में नहीं आता कि वो कौन सी माँ का जिक्र कर रही है, क्योंकि उनकी माँ तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। तब सफिया उन्हें बताती है कि माँ की हमशक्ल एक सिख बीवी ने उनसे नमक मंगवाया है और मैं ये उपहार के रूप में लेकर जाना चाहती हूँ। भाई के तर्क करने पर सफिया कहती है कि मैं इसे चोरी छिपे नहीं लेकर जाना चाहती, अपितु दिखा कर लेकर जाना चाहती हूँ। सफिया उस उपहार को प्रेम से, शालीनता से लेकर जाना चाहती है और भाई के कहने पर कि आप यहाँ से नमक नहीं ले जा पाएंगी और साथ ही साथ अगर आप पकड़ी गई तो बदनामी होगी। भाई के द्वारा कानून हुकूमत की बात कहे जाने पर वह कहती है कि सब कुछ कानून हुकूमत ही के होते हैं क्या? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत और इंसानियत के नहीं होते? कस्टम वाले भी तो आखिर इंसान होते हैं, मशीन तो नहीं होते। भाई उन पर व्यंग करता है कि
अब आपसे कौन बहस करे, आप तो अदीब ठहरी, और अदीबों का दिमाग तो थोड़ा सा जरूर ही घूमा रहता है। अदीब का अर्थ होता है साहित्यकार। तब सफिया गुस्से में जवाब देती है कि कस्टम वालों को तो जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। और रही बात अदीबों की, तो अगर सभी का दिमाग हम अदीबों की तरह था, हम साहित्यकारों की तरह होता, तो ये दुनिया आज बेहतर हो जाती। क्योंकि साहित्यकार प्रेम, करुणा, मानवता और भाईचारे का संदेश देते हैं। और यदि सभी व्यक्ति हमारी ही तरह के होते, तो दुनिया में घृणा, क्रोध, संघर्ष आदि रहते ही नहीं, और ये दुनिया बहुत सुंदर होती। अगले दिन सफिया को वहां से भारत के लिए रवाना होना था, तो वो सुबह से ही अपने सामान की पैकिंग करती रही। उसके मन में द्वंद्व उठ रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से इस नमक को लेकर जाए। वह उस नमक को चोरी छिपे लेकर जाए या कस्टम वालों को दिखाकर ले जाए, वो इसी द्वंद्व में फंसी हुई थी। वे जानती थी कि नमक ले जाना गैर कानूनी है, लेकिन वो अपने वादे को पूरा भी करना चाहती थी। वह सिख बीवी के लिए नमक का उपहार लेकर जाना चाहती थी। तो पूरी रात वह इसी सोच में डूबी रही कि किस तरह से इस नमक को लेकर जाया जाए। सारा सामान पैक करने के बाद दो चीजें रह गईं, एक कीनू और दूसरा नमक की पुड़िया। सफिया ने नमक की पुड़िया को कीनू की टोकरी के नीचे छिपा दिया। अब भावना के स्थान पर बुद्धि ने उसके लिए कार्य करना शुरू कर दिया था। तो उसने सोचा कि मैं कीनू के नीचे नमक की पुड़िया को छिपा देती हूँ, और सभी यहाँ से जब फल लेकर जा रहे होंगे तो इस कीनुओं के ढेर में कोई भी इस नमक को नहीं देख पाएगा। उसने लाहौर आते समय देखा था कि भारत से जाने वाले केला लेकर जा रहे थे, और जो पाकिस्तान से आ रहे थे वो कीनू ला रहे थे, और कस्टम वाले इन फलों की जांच नहीं कर रहे थे। तो उसे विश्वास था कि इस प्रकार नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा। तो उसने नमक को कीनू की टोकरी में छिपा दिया। सामान पैक करने के बाद सफिया सो गई, और रात्रि में उसने स्वप्न में देखा वह लाहौर के घर के सौंदर्य, वहां के परिवेश, भाई, मित्र और संबंधियों को अपने उस स्वप्न में देख रही थी। उसे अपनी भतीजियों की वो भोली भाली बातें याद आ रही थी, जो बड़ी मासूमियत से उससे पूछते थे, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहां हम लोग नहीं आ सकते। वह सोच रही थी कि यहाँ उसके 3 सगे भाई हैं, बेशुमार चाहने वाले दोस्त हैं, उसके पिता की कब्र यही है, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियां भी यहाँ हैं, और वह यहाँ से कल चली जाएगी। और फिर पता नहीं वो कब आए या कभी ना आ पाए, और इसी चिंता को वो स्वप्न में भी देखती है। इस स्वप्न में सिख बीवी और उसकी आंख से निकलते आंसू, इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला सभी दिखाई देते हैं। और इसी स्वप्न को देखते देखते अचानक उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि नींद में उसका पैर कीनू की टोकरी पर जा लगता है, और उसे अपने दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है कि यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, जो उसने उसे कीनू की टोकरी देते हुए कहा था। अगले दिन सफिया वहां से भारत के लिए निकल पड़ती है। उसका भाई उसके लिए फर्स्ट क्लास की टिकट ले आता है, और फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी हुई सफिया सोच में पड़ जाती है कि आसपास इधर उधर जितने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे उसने नमक छिपाया हुआ है। और जब उसका सारा सामान कस्टम वालों के पास जांच के लिए जाएगा, ये सोचकर सफिया को थोड़ा सा डर लगने लगता है, और उसके मन में फिर से द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, और वो तय करती है कि प्रेम की सौगात चोरी से नहीं लेकर जाएगी। और यह फैसला करके वो नमक की पुड़िया को कीनू की टोकरी से निकालकर अपने हैंडबैग में रख लेती है। इसमें उसका पैसों का पर्स, पासपोर्ट आदि थे, उसी सामान में वो अपनी नमक की पुड़िया को भी रख लेती है। और जब उसका सामान जांच के बाद रेल की तरफ बढ़ता है, तो वो एक कस्टम अधिकारी को अपनी समस्या के बारे में बताती है। समस्या बताने से पहले सफिया उससे पूछती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं।
और जब अधिकारी अपना वतन दिल्ली बताता है तो सफिया की हिम्मत थोड़ी बढ़ जाती है और वो हैंडबैग से नमक की पुड़िया निकालकर अधिकारी की मेज पर रख देती है और उन्हें सारी की सारी कहानी सुना देती है कि मैं ये नमक की पुड़िया लाहौर से दिल्ली लेकर जा रही हूँ। सफिया की पूरी कहानी सुनकर कस्टम अधिकारी खुद ही अपने हाथ से नमक की पुड़िया को उसके बैग में रख देता है। तब सफिया वहां से चलने लगती है तो कस्टम अधिकारी कहता है कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। अर्थात अगर कोई प्यार भरा उपहार हो तो कस्टम वाले उसे कभी नहीं रोका करते, बल्कि वे तो कुशलतापूर्वक उसे आने जाने देते हैं। साथ ही साथ कस्टम अधिकारी से कहता है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। अर्थात अगर दोनों देशों के लोग एक दूसरे के वतन को अपना वतन मानते रहे तो भारत पाकिस्तान की शत्रुता अवश्य खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सफिया गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ रही थी। जब गाड़ी भारत की ओर बढ़ी तो अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतर गई और वहां से हिंदुस्तानी पुलिस उसमें सवार हुई। सफिया सोचती रही, एक जबान, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और एक सा अंदाज, फिर भी दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें। कि अर्थात दोनों में कितनी समानता है, दोनों देखने में एक जैसे हैं, एक ही जैसी उनकी बोली है, सूरतें एक जैसी हैं, उनका पहनावा भी एक ही समान है, यहाँ तक कि गालियां देने का तरीका भी एक ही जैसा है। और फिर भी दोनों के ही हाथों में ये गोलियों से भरी हुई बंदूकें क्यों हैं? अर्थात दोनों के बीच में ये शत्रुता क्यों है? दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें आपसी दुश्मनी का प्रतीक हैं। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान भी देखा जा चुका था। सफिया ने अपना हैंडबैग खोला और वो नमक की पुड़िया निकाली और कस्टम अधिकारी से कहा कि मेरे पास थोड़ा सा नमक है। अधिकारी ने सफिया को हैरानी से देखा और सफिया ने अधिकारी को सब कुछ बता दिया। अधिकारी ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी और उसके सामान का ध्यान रखने का निर्देश देते हुए वो वहां से सफिया को लेकर चले गए। अधिकारी सफिया को प्लेटफॉर्म के कमरे में लेकर गए और वहां उसे सम्मान से बिठाया, चाय पिलाई और फिर उसे एक किताब दिखाई जिसके ऊपर लिखा था शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। जब सफिया ने इसके बारे में पूछा तो सुनील दास गुप्त ने बड़े गर्व से कहा कि मेरा वतन ढाका है। बचपन में हम नजरुल और टैगोर दोनों को ही पढ़ा करते थे। विभाजन से पहले वर्ष पढ़ने वाली मेरी कि विभाजन से पहले वर्ष जब मेरी सालगिरह यानी मेरा जन्मदिन आया तो मेरे मित्र ने मुझे यह किताब दी थी। सुनील दास गुप्त ढाका की यादों में खो जाते हैं और कहने लगते हैं कि वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की बात ही कुछ और है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। और उस नमक की पुड़िया को सफिया के बैग में रखकर उसके आगे आगे चलने लगते हैं और उनके पीछे पीछे सफिया चुपचाप चलने लगती है। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सुनील दास गुप्त सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोच में पड़ गई, किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ? कथन के माध्यम से वे उन लोगों की संवेदनाओं को हमारे सामने रखती हैं जो आज देश की सीमाओं में बट गए हैं और अब भी वह अपनी जन्मभूमि को ही अपना वतन मानते हैं और सोचते हैं धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह सोच में पड़ गई थी क्योंकि उसने अभी उन दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों से बात की थी और उनकी बातों को सुनकर उसने जाना कि वे
जिस देश में अभी रह रहे हैं उस देश के सदस्य तो हैं ही, परंतु उनका मन, उनका लगाव अपनी जन्मभूमि से कम नहीं हुआ है। वे अब भी अपनी जन्मभूमि को अपना वतन मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सीमाओं का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सीमाएं तो बट जाती हैं, लेकिन दिल कभी नहीं बटा करते। वह सोच रही थी कि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का वतन कस्टम के इस पार दिल्ली है और सुनील दासगुप्त का वतन कस्टम के उस पार ढाका है। राजनीतिक दृष्टि से इनके वतन पाकिस्तान और भारत हैं। उनका हृदय कहीं है और शरीर कहीं और है। तो यह निर्धारित करना बड़ा मुश्किल है कि किसका वतन कहाँ है। मन से वह भी कितना इस जमीन से जुड़ी हुई है और यहाँ से जाना उसके लिए बहुत दुखदाई है, बहुत कष्ट देने वाला है। लोगों के मन में जो भेदभाव हैं, जो दूरियां हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जमीन और जनता को कागजी रूप से तो बांटा जा सकता है, लेकिन वास्तविक रूप में नहीं। यह सत्य है कि जमीन को चाहकर भी नहीं बांटा जा सकता और ना ही कोई जनता की हृदय की भावनाओं को दबा सकता है। आज भारत पाक विभाजन को इतने वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ के लोग अपनी जमीन और अपने लोगों के दिलों से दूर नहीं हो पाए हैं। आशा है आपको यह पाठ स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।